देखिए दोस्तों, शाम हो रही है तो देखिए आप बताए थे कि रजिया सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो रजिया सुल्तान क्या होता है कि शासक नहीं बनती है, और इल्तुतमिश का बड़ा बेटा है शासक बनता है 1236 ईस्वी में, जिसका नाम था 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठती है, लेकिन रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के पास जाती है और जनता का साथ मिलता है तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाती है, और 1236 में ही रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है, जो 1236 से लेकर के 1240 तक गद्दी पर बना रहती है। और इसका न्याय दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी वो पुरुषों का कपड़े पहन करके न्याय करती थी और लाल टोपी पहन करके दिल्ली दरबार में जाती थी। रजिया सुल्तान ने ही जो क्या था पर्दा प्रथा का अंत किया थी दोस्तों। और इसने बदायूं के रजिया सुल्तान के ही समय में दोस्तों पंजाब के भटिंडा का जो इक़्तिदार था वो था अल्तुनिया, और बदायूं का जो इक़्तिदार था वो था एतकीन। क्या होता है कि ये जो पंजाब के जो बदायूं का पंजाब का जो भटिंडा का जो इक़्तिदार हुआ करता था जिसका नाम था अल्तुनिया, अल्तुनिया को ये बात पसंद नहीं आई कि एक लड़की एक महिला शासिका नहीं हो सकती है, पुरुषों के रहते हुए एक महिला शासिका नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों पंजाब के भटिंडा में ये अल्तुनिया ने इसका विद्रोह करता है और इस विद्रोह कर देता है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए ये रजिया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खां। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खां। याकूत खां, इस याकूत खां और रजिया सुल्तान दोनों इस विद्रोह को शांत करने के लिए जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? पंजाब के भटिंडा में। और पंजाब के ही भटिंडा में दोनों के बीच युद्ध होता है, और जिस युद्ध का एक परिणाम निकलता है कि अल्तुनिया ने इन याकूत खां की हत्या करवा देता है। हत्या करवाने के बाद अल्तुनिया रजिया सुल्तान के पास दो ऑप्शन रखता है, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या दिल्ली सल्तनत को मेरे साथ हाथ में सौंप दो। तो रजिया ने सोचा कि याकूत खां की हत्या हो चुकी है, और याकूत खां की हत्या हो चुकी है, और मैं क्यों नहीं अल्तुनिया से शादी कर लूँ। तो अल्तुनिया से शादी कर लेते हैं, और क्या होता है उधर तो शादी कर लेते हैं। और जब युद्ध इनके बीच में हो रहा था तो आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पर तुरंत बैठ जाता है। जब दिल्ली की गद्दी पर जब आराम शाह बैठ जाता है तो उसको वहाँ से गद्दी से हटाने के लिए ये लोग पंजाब के भटिंडा से क्या कर देते हैं, उसको हटाने के लिए चल देते हैं। और रास्ते में हरियाणा के कैथल में अपना विश्राम लगाए होते हैं। लेकिन जब ये बात इसको आराम शाह को पता चली कि अभी तो रजिया सुल्तान मरी नहीं है, अल्तुनिया इसे विवाह कर लिया है, और ये लोग कैथल में विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करने के ही दौरान दल चालीसाओं को आराम शाह भेज करके इस याकूत खां और अल्तुनिया की इसी कैथल में रात में इन दोनों की हत्या करवा देता है। हत्या करवा देता है कौन? आराम शाह। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? तो आराम शाह 1240 में बैठता है। आराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों। तो ठीक है ना। तो दोस्तों रजिया सुल्तान का जो कहाँ है मकबरा, कहाँ है? तो कैथल में दोस्तों। कहाँ है? कैथल में, हरियाणा के कैथल में ही है याकूत खां। याकूत खां कौन था दोस्तों? तो यह इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश का घोड़े का देख रेख अस्तबल का एक मालिक था, या उसके घोड़े का देख रखाव करने वाला था याकूत खां। उसी से याकूत खां से ही रजिया सुल्तान को प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो रजिया सुल्तान से विवाह कर इसको पसंद करने लगती है और प्रेम अपना आगे बढ़ाती है दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि याकूत खां जो था और इसे अश्वशाही घोड़े का अश्वशाला का हेड बना देती है। अश्वशाला क्या था? घोड़े का जो शाही घोड़े हुआ करते थे, शाही घोड़े का जो रखरखाव करने वाला था वो अश्वशाला बना देती है, अश्वशाला का हेड बना देती है। और बनाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये बात पसंद नहीं आई कि अश्वशाला का हेड कैसे हो गया एक सेवक कैसे हो सकता है, क्योंकि तुर्क के जो सूबेदार थे वो भी तो एक पद पे थे, उनको नहीं बना करके, ये तुर्क के सूबेदारों को न बना करके, अमीरों को न बना करके एक याकूत खां को बना देती है। इसीलिए इसका विद्रोह करते हैं, और विद्रोह का परिणाम निकलता है कि 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है।
रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 में। मृत्यु के दौरान आराम शाह क्या करता है कि आराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठ जाता है। आराम शाह जानता है कि ये जो दल चालीसा हैं ये बहुत वफादार से कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दल चालीसाओं का हेड एक ऐसा पद बनाया जाए जो दल चालीसाओं का हेड हो। हाँ, बन तो रहा है, दल चालीसाओं का हेड हो, एक ऐसा पद बनाया जाए जो दल चालीसाओं का हेड हो। और इसने दल चालीसाओं का हेड के लिए एक पद बनाया जिसे क्या कहते हैं, दल चालीसाओं का हम जाने दल चालीसा का एक पद बनाया जिस दल चालीसाओं का एक हेड हो। और सबसे पहला कौन सा हेड था दल चालीसाओं का, सबसे पहला हेड किसे नियुक्त किया था, तो ये पंजाब का जो भटिंडा का नहीं, जो बदायूं का इक़्तिदार का जो था एतगीन, तो पहला जो हेड था वो था एतगीन को बनाया, एतगीन को बनाया। इसीलिए आप लोग को ये बताया कि एतगीन कौन था, बता दिए पहले ही, ठीक है ना। अब तो कुछ बता नहीं। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनेगा वो 1240 के बाद आराम शाह 1240 में आराम शाह भी बहुत कम समय ही कई शासन कर पाता है, शासक कर पाता है, क्योंकि 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है आराम शाह की भी। या कोई कौन करता है, मसूद शाह कर देता है, मसूद शाह इसकी मृत्यु कर देता है, आराम शाह की हत्या। मसूद शाह कौन था, मसूद शाह कर देता है, इसकी भी हत्या करवा देता है मसूद शाह। और इसके बाद एक शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद शासक कौन बनता है दोस्तों, तो नसीरुद्दीन महमूद बनता है। और नसीरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था जिसका नाम था बलबन। अब दोस्तों क्या होगा कि बलबन, और दोस्तों इससे ऊपर कौन सा शासक था, बहराम शाह। और बहराम शाह से ऊपर कौन शासक था, तो यहाँ पर देखिए बहराम शाह से जो ऊपर शासक था वो कौन था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में दोस्तों हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में बात किए हैं, बहराम शाह के बारे में बात किए हैं। रजिया सुल्तान से कौन ऊपर शासक था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, जो ये बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का। इसके ऊपर कौन शासक बनता है, तो इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश शासक बनता है। और इल्तुतमिश के ऊपर कौन शासक बनता है दोस्तों, तो कौन था, आराम शाह के ऊपर कौन शासक बनता है, एक भी लाइन सब सीरियल लाइन से याद कीजिएगा। आराम शाह के बाद कौन शासक बनता है, इसके ऊपर कौन शासक था, आराम शाह के बाद कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके ऊपर कौन बनता था, मोहम्मद गौरी था। इसके ऊपर कौन था, तो गौरी। हम लोग कितने शासकों के बारे में बात कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 के बारे में 6 7 यहाँ तक बात करते हैं। महमूद शाह इसके बारे में जो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है दोस्तों। इसका जो काल था, समय सीमा 1240 से लेकर के 1242 तक था। ये भी ज़्यादा काल तक नहीं चला। रजिया सुल्तान का जो काल था वो 1236 से लेकर के 1240 तक था, ठीक है ना। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बहुत काल समय सीमा नहीं थे। इल्तुतमिश का जो काल था वो 1211 से लेकर के 1236 तक था। ये 5-6 महीने ही बन पाया, ज़्यादा महीने नहीं। आराम शाह भी नहीं बन पाया। इसका जो काल था 1200 लेकर के 6 से लेकर के 1211 तक था, 1210 तक, ठीक। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1242। इसका जो काल था मसूद शाह का 1242 से लेकर के 1245 तक इसका काल था। नसीरुद्दीन महमूद, इसका जो काल था वो 1245 से लेकर के 1265 तक, या 65 या 67 होगा, इसको देख लीजिएगा, 67 तक था। नसीरुद्दीन जो महमूद था, जो बलबन था, ये भी क्या इसका गुलाम था। तो बलबन अपनी बेटी का शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है, अपनी बेटी की शादी। जो बलबन था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद का सेनापति था। नसीरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी, सारी का रात हो रहा है का, ठीक है चलिए। जो बलबन था ये अपना सारा का सारा जो क्या था, अब खत्म हो गया, लास्ट वीडियो है। तो जो बलबन था ये अपना सारा पावर किसे दे, जो नसीरुद्दीन महमूद था
ये अपना सारा का सारा पावर बलबन को दे दिया था। और बलबन कौन था दोस्तों? तो बलबन जो था, ये बलबन ये पहले तो 20 वर्ष पहले तो जो 20 वर्ष सेनापति के रूप में कार्य किया, और सेनापति के रूप में कार्य करने के बाद दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ पर इलबारी वंश कहा जाता है। इन सारे एक ही परिवार के थे, तो यहाँ पर तो इन सारे को दोस्तों इलबारी तुर्क कहा जाता है, इलबारी वंश कहा जाता है, क्योंकि एक परिवार से संबंधित थे। और जो ये बलबन था दोस्तों, बलबन ने क्या किया, दल चालीसा का अंत कर दिया। बलबन ने दल चालीसा का अंत, यहीं से शुरू करेंगे बलबन से। बलबन ने दल चालीसा का अंत कर दिया और सीधा और पाइबोज प्रथा का अंत किया और शुरुआत कर दिया। इसने दोस्तों क्या हुआ कि, चलिए आगे बात करेंगे अब।